आदाब, मैं शरी यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लेकर आया बात रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात, आज की टीवी और आज के सोशल मीडिया की जो फैक्ट न्यूज़ है उनके बारे में बताएंगे। आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स है जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो वह है कि एक और परिवार में पड़ी फूट। तमिलनाडु में पीएम के नेता ने बेटे अंबुमणि रामदास को पार्टी से निकाला। वहीं आज के जो दूसरी खबर हुई है कि वाराणसी में पीएम मोदी का दौरा। जयराज समेत कांग्रेस के 100 से ज़्यादा नेता हाउस अरेस्ट। वो चोरी को लेकर विरोध प्रदर्शन का है प्लान। वहीं आज की जो तीसरी खबर हुई है कि एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, सुनवाई जारी। वहीं आज की जो तीसरी खबर और लास्ट है वो ये कि जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव के सीएम फेस बनने पर ग्रहण लग चुका है। इन सब टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ ही शाहिद उमैर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। शायद सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी साउथ की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं रोज़ कुछ ना कुछ एक ऐसी खबर सामने आती है जो पार्टी या परिवार तोड़ने वाली चीज़ें होती। इससे पहले हमने देखा कि बीआरएस में के कविता के साथ वो हुआ था कि के कविता को पार्टी से हटा दिया गया। उसके बाद फिर अब एक और ख़बर सामने आई है कि पीएमके के संस्थापक, तमिलनाडु की जो पार्टी है पीएमके, उसके संस्थापक डॉक्टर एस रामदास ने पार्टी में एक बड़ा बदलाव करते हुए या बड़ा कदम उठाते हुए अपने बेटे और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वहाँ के अंबुमणि रामदास को पार्टी से निकाल दिया है। साथ ही अंबुमणि को जो कार्यकारी अध्यक्ष पद है उससे भी हटा दिया गया है। डॉक्टर रामदास ने कहा है कि अंबुमणि को पहले ही कारण बताओ नोटिस भेजा गया था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रामदास ने आरोप लगाया कि अंबुमणि पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि उनके पास कोई सफाई नहीं और वो हमारे आरोपों को स्वीकार करते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले एआईएडीएमके में भी ऐसी चीज़ें सामने आई थी कि शशिकला जो ग्रुप था उसको हटा करके जो ईपीएस हैं वो वहाँ पे उसके सचिव बन गए थे। उसके बाद अभी हमने देखा कि बीआरएस में ऐसी चीज़ सामने आ रही हैं। इन सब चीज़ों से क्या साउथ की राजनीति में कुछ उलटफेर होगा? क्योंकि अब अभी अगर हम देखें तो वहाँ पे एआईएडीएमके बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गई है। फिर भी जो एआईएडीएमके के लोग हैं उनका ये कहना है कि हम इस वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं, जिन्होंने छोड़ी है कि वो दोबारा से एनडीए में चले गए। लेकिन अब जब ये पीएमके की तरफ से जो चीज़ें सामने आई हैं इससे जो है क्या आप इस पे आपकी क्या नज़र है, क्या राय है? देखिए, अगर हम पीएमके पार्टी की बात करें तो इसमें रामदास ने यह आरोप लगाया है कि अंबुमणि पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने उनको जवाब मांगा कि कारण बताओ नोटिस दिया गया लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह कि अंबुमणि की पार्टी की तरफ से अब क्या उनका रुख होता है, क्या उनका बयान आता है, उस पर सबकी नज़र बनी हुई है। क्योंकि अगर हम अंबुमणि की बात करें तो इनकी भी पार्टी में काफ़ी सक्रियता बताई जाती है, इनकी भी एक अच्छी छवि है, एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेकिन अभी जिस तरह से पार्टी ने उन पर आरोप लगाया है कि कुछ पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ ये जा रहे थे। यहाँ तक कि खबर ये भी सामने आ रही है, खुद ये लोग बता रहे हैं कि पार्टी को इन्होंने कमज़ोर करने की कोशिश की है और भी कई सारे रणनीति बताई जा रही है जिसकी वजह से ऐसा ठोस कदम उठाया गया। हालांकि अगर हम राजनीति में बात करें तो ये कोई पहला मामला नहीं है। जैसा अभी आपने भी जिक्र किया कि हम बीआरएस की बात करें या एआईएडीएमके की बात करें, अमूमन तौर पर पार्टियों में जब खुद फैमिली के कुछ मेंबर हो तो ज़्यादा उस पर ऐसे केस देखे जाते हैं कि जब पार्टी में अनबन हो तो ऐसे पार्टी से उनको निकालना, या यहाँ तक कि कई बार ऐसे भी केस सामने आए कि पारिवारिक मामलों को लेकर पार्टी तक ये बात पहुँच जाती है और पार्टी से लोगों को निष्कासित कर दिया जाता है पार्टी के बैनर तले। लेकिन अगर बाद में जब पता चलता है, जब उस पर जाँच होती है तो मालूम चलता है कि ये कुछ फैमिली मैटर था। लेकिन अभी अंबुमणि की बात की जाए तो अभी इस पर क्योंकि इनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उसके बावजूद अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी ने जो इन पे आरोप लगाया है, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी मानी जाती है, पारिवारिक फैमिलियर पार्टी है, तो अब इन पे जो आरोप लगे हैं कि पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और इनके जो अब लेटर होंगे या फिर कह लें इनके जो बयान होंगे उसमें उन्होंने वो किस बात का जिक्र करते हैं, तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार पार्टी को ये कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ऐसी आइडियोलॉजी है जो पार्टी के परे जा रही है जिसके बावजूद अब इनको पार्टी से खुद निकालना पड़ा। बिल्कुल सही। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगले साल तमिलनाडु में इलेक्शंस होने हैं और इस बार बीजेपी ने एक बड़ा जो है कदम उठाया था कि सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया था। उसके बाद फिर वो जीत भी गए क्योंकि एनडीए के पास से बहुमत भी था। लेकिन अब जिस तरह से नेक्स्ट ईयर तमिलनाडु में इलेक्शंस होने हैं, एआईएडीएमके एनडीए के साथ आ गई है, मतलब बीजेपी के साथ आ गई है। अब ये भी देखना अहम होगा कि वहाँ पे एआईएडीएमके का क्या होता है। लेकिन इसमें जो खबर है वो ये है कि पीएमके में ये घटनाक्रम
तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिस तरह एक अगर हम बात करें बड़ी पार्टियां जो हैं उसमें डीएमके, एआईएडीएमके और भी कुछ है, लेकिन पीएमके के भी एक अपनी छवि है। उस छवि को अब वो किस तरह से इसमें सर्वाइव करेंगे, या फिर जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस आने वाले हैं उन पे किस तरह से इनको फ़ायदा होगा, ये सब आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ही पता चलेगा। लेकिन वहीं अगर हम आज की दूसरी खबर की तरफ चलते हैं तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम के इस दौरे के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वाराणसी में आज भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक द्विपक्षीय वार्ता होटल ताज में होनी है। इसी बीच पीएम के कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन की संभावना के चलते पुलिस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया है। पीएम के दौरे के दौरान वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन की संभावना के बीच अजय राय समेत कांग्रेस के 100 से ज़्यादा नेताओं या कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। अजय राय ने एक बयान दिया, उसमें कहा गया है कि यहाँ पे पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाना, ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, ये वोट चोरी को बचा नहीं पाएगा। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश गए थे तो वहाँ पे भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। बीजेपी का यह कहना था कि जिस तरह से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो एक नारा लगाया गया था, जिस पे जो है देश के प्रधानमंत्री की माता को अपशब्द कहे गए थे, उसके खिलाफ माफ़ी मांगे, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन आज जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही कि आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। और बीजेपी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी से अगर कोई सवाल किया जाता है किसी भी लीडर से तो वो जवाब ना दे करके और उल्टे सवाल करना शुरू कर देता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ की राजनीति और अब बढ़ती जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में वहाँ पर भी विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि आज यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने वाले, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया। लेकिन उनके दौरे के दौरान भाजपा के कुछ नेता, यहाँ तक कि कुछ जो संवैधानिक पद पे हैं, उन्होंने भी उनके रास्ते रोकने की कोशिश की, प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ नारे लगाए गए। लेकिन इसके ठीक बाद जब ये घटना घटी उसके बाद से उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय, उन्होंने ये कहा कि हम कल प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है उसको लेकर हम वोट चोरी के जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं इसके तहत हम प्रदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं उनका इशारा था काफिला रोकने की तरफ, लेकिन वक्त रहते पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई और प्रधानमंत्री मोदी के रैली के दौरान या कह लें उनके संबोधन के दौरान कोई भी ऐसी घटना न घटे जिसको लेकर पार्टी को दिक्कत हो या प्रधानमंत्री मोदी को दिक्कत हो, उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कमर कसी और तुरंत अजय को अरेस्ट हाउस कर दिया। उसके बाद अजय ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है कि अरेस्ट हाउस होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है कि पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाना, ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली गली गांव-गांव से विरोध करेगा और आवाज़ देगा मोदी वोट चोरी बंद करो। तो तमाम अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो खुद बिहार में कुछ दिनों पे वो लगातार यात्रा में रहे हैं, उसके बाद से वोट चोरी का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ था। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने इशारा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद से हम इसका कड़ा विरोध करेंगे और हम ये नारा लगाएंगे वोट चोर गद्दी चोर। वही आपको बता दें कि 9 तारीख से लेकर 9 से 16 सितंबर के बीच नवीन चंद्र रामगुला जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश में है, भारत के दौरे पे हैं। लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि अभी जो प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी का दौरा है, इसी बीच उन दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी जिसमें सभी क्षेत्रों में सहयोग और समीक्षा की बात की जाएगी। वो चाहे हेल्थ की बात करें या फिर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तमाम मुद्दों पर बात करने का अनुमान लगाई जा रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज खुद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, लेकिन इसी बीच जिस तरह से अजय राय को वहाँ पे हाउस अरेस्ट किया गया, उससे सवाल ये खड़ा होता है कि जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की रैली होती है और उसको लेकर कोई प्रदर्शन करना चाह रहा है, कोई अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहा है, तो वक्त रहते सबसे पहले उसको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन वही जब राहुल गांधी जाते हैं, वो चाहे बिहार हो या यूपी हो, तो वहाँ पे खुलेआम उनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, गालियों का भी या फिर हम कहें अपशब्द शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाने वाले हैं, इसी बीच उनका एक दौरा मणिपुर का भी होगा, जिसको लेकर के आज खबर ये आ रही है कि मणिपुर दौरे को लेकर के वहाँ के सुरक्षा इंतजाम खड़े कर दिए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री को आखिर मणिपुर जाने की फुर्सत मिल गई है,
क्योंकि अभी हमने देखा जिस तरह से जिस तरह से पंजाब और उत्तराखंड का उन्होंने दौरा किया था और वहाँ पे जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, उन सब का जायज़ा लिया था और वहाँ पे एक राहत पैकेज की भी घोषणा की थी, जिसके बाद वहाँ की जो पार्टीज़ हैं उनका ये कहना है कि ये सिर्फ मतलब एक वो दिया गया है, जितना नुकसान हुआ है उससे बहुत कम हमें पैकेज दिया गया। लेकिन वहीं अगर हम आज की दूसरी खबर की तरफ चलते तो ये है कि हमारी टीम जो इंडिया है उसने एशिया कप में एक बहुत अच्छा आगाज़ किया है और एक तूफ़ानी आगाज़ किया। कल यूएई के साथ मैच में उसने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 93 बॉल शेष रहते उसने मैच जीत लिया। यूएई ने उसको जो है 53 रन का टारगेट दिया था। वहीं वो यूएई ने उनको 58 रन का टारगेट दिया था, लेकिन उसको 4.3 ओवर्स में हासिल कर लिया और ये एक इतिहास में दर्ज हो गया कि इतने ज़्यादा बॉल शेष रहते हुए कोई टीम मैच जीत गई। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्रिकेट मैच का आयोजन राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है और हमले में जान गंवाने वाले सशस्त्र बलों और नागरिकों के बलिदान को कमतर करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के जरिए विदेशी धरती पर होने वाले भारत पाक क्रिकेट मैच को रोकने की गुहार लगाई गई है। वहीं जो उर्वशी जैन है उन्होंने भारत सरकार को इस बाबत उचित निर्देश देने का आग्रह कोर्ट से किया है। वकील स्नेहा रानी और अभिषेक वर्मा के मुताबिक भारत पाकिस्तान एशिया कप T20 मैच रद्द करने के निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है। लेकिन अब ये देखना है कि आज अभी सुनवाई चल रही, सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी क्या राय देता है। साथ ही अगर बात करें कल जो मैच हुआ था उसमें भी हमने देखा किस तरह से हमारी टीम ने प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा जो है खेले और जिस तरह से टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला लिया था, 57 रन पे जो है यूएई को समेट दिया 13 पॉइंट कुछ ओवर में। उसके बाद फिर 4 पॉइंट कुछ ओवर में वो मैच जीत करके उन्होंने एक इतिहास रच दिया। लेकिन शायद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है, 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना है एशिया कप में। अब ये देखना है कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देता है, या अगर ना कोई ऐसा फ़ैसला देता है जिससे जो है अगर मैच नहीं होता तो उससे इंडिया को या पाकिस्तान को कितना नुकसान होता है, कितना फ़ायदा होता है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो शायद कम ही ऐसा आकलन लगाया जा सकता है कि वैसा फैसला कोई दे जिससे भारत और पाकिस्तान का मैच रुक जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट खुद में ही सुप्रीम है, लेकिन याचिका में हम बता दें कि आपको याचिका में कहा गया क्या गया है। याचिका में कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय नागरिकों और सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ एक क्रिकेट मैच का आयोजन राष्ट्रीय गरिमा और जन भावना के साथ एक असंगत संदेश भेजता है। वही आपको बता दें कि उर्वशी जैन सहित कानून के 4 छात्रों ने अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत ये जनहित याचिका दायर किया है। लेकिन सबसे अहम सवाल खड़ा ये होता है कि जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद से खासा नाराज़गी रही पाकिस्तान को लेकर, यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच कुछ दिनों तक लड़ाइयाँ भी चली, कई ऐसे जेट फाइट है जो गिराए गए, कई ऐसे घर जो तबाह हुए, कई लोगों की जान भी गई। लेकिन उसको बावजूद अभी जब तक जो पहलगाम आतंकी हमले में जो मरे गए थे उनके अभी हाथ से मेहंदियाँ नहीं ख़त्म हुई थी, रंग नहीं उड़े थे, उसके तुरंत बाद ऐसा ऐलान होता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच है वो शुरू होंगे। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो देखा गया कि जब सारे देश के कप्तान एक जगह इकट्ठा हुए थे, सूर्य कुमार यादव जब सबसे हाथ मिला रहे थे, तो उसके बाद भी काफ़ी उनको ट्रोल किया गया। लेकिन वही कुछ जानकारों का ये मानना है कि सूर्य कुमार यादव को ट्रोल करने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, वो देश के लिए खेल रहे हैं। अगर उनको रिप्रेजेंट करना तो जाहिर सी बात देश को रिप्रेजेंट करिए, बीसीसीआई को ट्रोल करिए, बीसीसीआई को ट्रोल करिए, जो उच्च पद पे बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में सारा कंट्रोल है। वो हम चाहे भारत सरकार की बात करें या तमाम नेताओं की बात करें, वो वहाँ पे अपनी कोई बेबाकी से बात नहीं रख रहे हैं। वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर पाकिस्तान में बिरयानी खा ले तो ठीक है, लेकिन आप अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल दे या फिर ऐसी आपकी कोई बात निकल जाए जिसको लेकर लगे कि पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा झुकाव है, तो आपको ना जाने देशद्रोही के साथ साथ क्या क्या आपके साथ बयानबाजी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देखा गया कि भारत सरकार ने कई सारे कड़े एक्शन लिए, कई ठोस कदम उठाए, तो ऐसा लग रहा था कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को जो असली औकात है वो दिखाई जाए या फिर पाकिस्तान से हम बिल्कुल किनारा करें। लेकिन इसी बीच अब जिस तरह से एशिया कप के साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मैच होने वाली है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। लेकिन अभी जब तक हमारे ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है उस वक्त तक
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ क्या फैसले आते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स की बात करें कि जब भी हिंदुस्तान में जब कोई अंदरूनी चीज़ें हों या फिर हम बेरोजगारी, महंगाई या तमाम मुद्दों पे बात करें तो लगातार बार बार पाकिस्तान का जिक्र होता है। लेकिन ऐन वक्त पर जब ऐसे सिचुएशन आते हैं तो देखा जाता है कि लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच होते रहते हैं और इस पर सरकार की तरफ से कोई भी कड़ा रुख नहीं सामने आता है। बिल्कुल सही, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाता है ताकि टिकट अच्छे बिकें। और जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद WCL चल रहा था, वर्ल्ड लेजेंड क्रिकेट लीग चल रहा था। उस दौरान हमने देखा था कि हिंदुस्तान की टीम ने या हिंदुस्तान की टीम के कुछ ऐसे जो रिटायर प्लेयर हैं जिसमें सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह, इरफान पठान, शिखर धवन, सुरेश रैना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो गए जिन्होंने मैच खेलने से मना कर दिया था। उस दौरान भी मैंने एक बात बोली थी और आज फिर वही बात बोलूँगा कि हिंदुस्तान के एक प्लेयर हैं R अश्विन, जिन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट ली है। उनका ये बयान उस वक्त सामने आया था कि देखिएगा आप, एशिया कप का मैच नहीं जो है रद्द होगा, क्योंकि रीज़न ये है कि ये बड़े बजट का मैच है और बड़े बजट के मैच रद्द नहीं होते, छोटे बजट के मैच जो हैं वो रद्द होते हैं। तो अब ये भी देखना अहम होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देता है और इससे जो है 14 सितंबर को जो मैच होने वाला है उस पर क्या असर पड़ता है। हालांकि जिस तरह से बहुत सारे राजनीतिक लोग जो हैं, अपोजिशन के लोग जो हैं, उनका ये कहना है कि हम इस मैच को नहीं देखेंगे। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो कमेंटेटर, उनका भी ये कहना है कि हम इस मैच में कमेंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अब ये भी एक अहम बात हो गई है कि वहाँ पे जब आप पाकिस्तानी क्रिकेटर जो रिटायर हैं उनके साथ बैठ के कमेंट्री कर रहे होंगे तो आपका जो बात करने का तौर तरीका होगा ये भी देखा जाएगा। और फिर सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि जो हिंदुस्तान में ट्रोलर्स बैठे हुए हैं वो आपको किस तरह से ट्रोल करते हैं, क्योंकि आपको ट्रोल करने से, उनको ट्रोल करने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले अगर आपको ट्रोल करना है तो गृह मंत्री अमित शाह के बेटे को ट्रोल कीजिए जो ICC के चेयरमैन हैं। उसके बाद फिर आप BCCI को ट्रोल कीजिए, क्योंकि BCCI की तरफ से ही ये चीज़ें की गई थी। और फिर ACC को ट्रोल कीजिए, एशियन क्रिकेट कंट्रोल को, जिसके अध्यक्ष पाकिस्तान के नकवी हैं। तो इन सब अब देखना ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देता है और इस मैच पे क्या चीज़ें होती। एक मिनट रुकना चाहेंगे। अभी जो खबर सामने आई, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि इस याचिका को हम इस पे हम सुनवाई नहीं करेंगे और जो मैच हो रहा है मैच को होने दीजिए, इतनी जल्दी क्या है, हम इस पर रोक नहीं लगा पाएंगे। वही आपको बता दें कि 4 जो LLB के जो छात्र हैं, आप समझे कि मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर जो वकालत कर रहे हैं उनकी दूर की बात है, जो LLB के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उन्होंने ये याचिका दायर की थी। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस याचिका पे हम सुनवाई नहीं करेंगे, मैच हो रहा है तो होने दिए। छात्रों ने पहलगाम आतंकी हमले समेत जो दूसरी घटना है उसका भी खुले तौर पे जिक्र किया था। यानी पूरी तौर पे अगर हम पहलगाम आतंकी हमले के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर जो है या फिर जितने घटनाएं हुई थी, जितने लोगों का नुकसान हुआ था, तमाम बातों को रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का अभी जो फैसला है उसमें कहा गया है कि मैच को होने दीजिए, हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। देखिए, सबसे अहम चीज़ है सुप्रीम कोर्ट भी इसमें क्या कर सकती है। अभी हमने देखा था जब देश की पार्लियामेंट चल रही थी उस दौरान भी कई अपोजिशन लीडर्स ने ये बात कही कि हम ये चाहते हैं कि मैच ना हो, लेकिन उस पर सरकार ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है। तो अब जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि मैच होगा कि नहीं, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अभी बात सामने निकल के आई है कि उन्होंने कहा है मैच हो रहा है, उसको होने दीजिए, इतनी जल्दी क्या है। अब ये भी देखना है कि अब इस पे कई सारे राजनीतिक लोग जो हैं या वकील जो हैं उनके क्या बयान सामने आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके लीडर्स के क्या बयान सामने आते हैं। अगर आज की अगली खबर की तरफ चलते हैं तो ये है कि कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव को महागठबंधन का CM फेस न मानने पर बिहार जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि CM का सपना देख रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का CM फेस बनने पर अभी भी ग्रहण लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा है कि SIR के मुद्दे को तेजस्वी ने भले ही पहले उछाला हो, लेकिन राहुल गांधी ने उसे हाईजैक कर पूरे बिहार में झूठ और भ्रम का वातावरण खड़ा कर दिया है। साथ ही अब एक चीज़ ये भी सामने आई है कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि अभी CM फेस को लेकर के हम कोई ऐसा बयान नहीं देंगे, और तेजस्वी यादव ने भी कई बयान दिए थे जिसमें कहा गया था उनकी तरफ से कि हम CM फेस के लिए मतलब हमारा नाम आगे आएगा। तो अब ये भी देखना है कि अभी ये भी देखा जा रहा है कि सितंबर के लास्ट में ही सीट शेयरिंग को लेकर के बात बनेगी। जिस तरह कल हमने आपको बताया था कि जो बिहार में जो कांग्रेस की
मीटिंग हुई थी दिल्ली में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी उसमें बिहार चुनाव पे बात हुई थी, तो उसमें सीट को लेकर के बात हुई थी और ये भी कहा गया था कि बहुत जल्द ही सीट शेयरिंग का मामला सामने आएगा। और एक खबर ये भी आई है कि बहुत जल्द ही जो मैनिफेस्टो है, जो साझा मैनिफेस्टो है, उसको भी जारी किया जाएगा। लेकिन शायद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि महागठबंधन का सीएम फेस अभी हम रिवील नहीं करेंगे और अभी किसी का नाम आगे नहीं है, लेकिन यही कांग्रेस के कुछ लोग हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव का नाम पहले लिया था और ये भी कहा था कि अगर हम वहाँ पे सत्ता में आ गए तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, 2 डिप्टी सीएम जो हैं वो शायद कांग्रेस पार्टी से होंगे और बाकी जो मंत्रालय है उसमें फिर बाद में चर्चा होगी। लेकिन अब जिस तरह से एक तरफ इधर बात जाती फिर उधर जाती, उससे क्या बिहार की राजनीति में असर पड़ेगा या फिर एनडीए को एक और मौका मिल जाएगा कि वो कांग्रेस पार्टी या फिर महागठबंधन को, जिस तरह से वो इंडिया गठबंधन बोला जाता है, उसको वो जो है अलग तरह से टोल करें और उस पर जो है अलग अलग बयानबाजी करें। देखिए, आपने जिस बयान का जिक्र किया वो वोटर अधिकार यात्रा निकालने से पहले की बयान है, लेकिन अब बिहार का सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुका है जब से राहुल गांधी ने बिहार का दौरा किया और वहां को लोगों को एक करने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी तो बिहार के सीएम नहीं बनेंगे ना? नहीं, सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन आपको ये भी पता है अच्छे से कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर राज्य में अपने मुख्यमंत्री के तौर पे या फिर कह लें कि हम जो सबसे बड़ा पोस्ट है उस पर तैनात रहने की कोशिश करती है। अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, लालू प्रसाद यादव सुप्रीमो जो है वो तेजस्वी यादव को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। और अभी भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार यही कवायद की जा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री हो तो वो तेजस्वी यादव को बनाया जाए। एक इंटरव्यू में खुले तौर पे तेजस्वी यादव ने कहा था, जब उनसे मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया गया तो कहा इसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी से और कुछ कांग्रेस के नेताओं से बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया गया तो उसमें साफ तौर पर वो इससे बचते हुए नजर आए। कई जगह उन्होंने ये भी कहा कि ये यात्रा जो है वोटर अधिकार यात्रा है तो इस पर बात की जाए। तो उस वक्त साफ तौर पर रुख साफ हो चुका था कि अभी भी इंडिया गठबंधन में बिहार को लेकर, मुख्यमंत्री फेस को लेकर अभी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की तरफ से जो सांसद हैं पप्पू यादव, उनका भी बयान सामने आया है और प्रभारी अलाउरू, उनका भी बयान सामने आया है। दोनों की अगर बात करें तो साफ तौर पर यही कहना है इन लोगों का कि बिहार में बिहार की जनता ही तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। वही अलाउरू ने यह भी कहा है कि हम एक और यात्रा निकालने वाले हैं और उस यात्रा का नाम होगा हर घर अधिकार यात्रा। उसके बाद से जनता तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की बात करें तो लगातार पप्पू यादव की बात करें, क्योंकि माना जाता है पप्पू यादव और तेजस्वी यादव से अच्छी बनती नहीं है। पप्पू यादव ने भी कहा था कि जब इलेक्शन खत्म होगा, इलेक्शन जीतेंगे, सीट शेयरिंग की बात आएगी या फिर किस पार्टी के कितने विधायक जीत कर आते हैं उसके बाद से विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो शुरू से राजद का यह मानना है कि हमें मुख्यमंत्री पद दिया जाए। लेकिन अभी अगर हम इन सभी अभी अक्टूबर में ही, अक्टूबर के लास्ट तक कहा जा रहा है कि बिहार में वोट सीट शेयरिंग का मामला सामने हो सकता है, सितंबर के लास्ट, माफ कीजिएगा सितंबर के लास्ट तक। लेकिन जब से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकली हुई है उसके बाद से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की थोड़ी मजबूती वहां हुई है, तो अब शायद थोड़ा मुश्किल होगा वहां पे सीएम फेस को लेकर। लेकिन अगर सीएम फेस को लेकर बात की जाए तो अगर उसमें चीजें क्लियर नहीं होती तो देखने वाली बात होगी कि क्या राजद इस बात पे पूरी तरह से सहमति जताती है कि नहीं, या फिर सीएम फेस पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा या इस पे भी थोड़ी खींचातानी होती है। बिल्कुल सही, जिस तरह से आपने बोला कि जब सीएम फेस पे खींचातानी होगी, जो एक और यात्रा निकलने वाली है, इसमें मेन जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में वहाँ कहा गया है कि ये दोनों मुख्य रूप से वहाँ पे रहेंगे और इस यात्रा में शामिल रहेंगे और इसके बाद डिसाइड होगा कि सीएम का फेस कौन है। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जेडीयू को अगर ज़्यादा सीटें दी जा रही हैं वहाँ, वहाँ अगर आरजेडी को ज़्यादा सीटें दी जा रही हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आप ज़्यादा सीटें जीत करके आइए, उसके बाद ये डिसाइड होगा। शायद ये भी हो सकता है, जिस तरह हमने देखा कि जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था एमवीए में यही कहा गया था कि जो ज़्यादा सीटें लेके आएगा उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, मतलब उसको उस तरह के मंत्रालय मिलेंगे। लेकिन वो बात अलग है कि वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो गठबंधन था ये गठबंधन वहाँ पे जीत नहीं पाया और इनकी सीटें बहुत कम है। लेकिन फिर भी जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के, इस महीने के अंत तक जो है वो सीट शेयरिंग का मामला सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले महीने ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे और फिर नवंबर तक इलेक्शंस हो जाएंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे मेरे साथी शाहिद उमर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।